हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में कि कौन से बैंकिंग स्टॉक है जिनको हम बाय कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हैं ये, किसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ये जितने भी स्टॉक्स होंगे ये स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। तो आई होप आपको अभी तक की जो मित्र मेरी वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आगे आगे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से बैंक्स हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जो वीडियो है उसमें आगे बढ़ें तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं इनमें जो प्रमोटर होल्डिंग होती है वो हमेशा कम होती है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं और इसमें ज़्यादातर जो पैसा होता है वो पब्लिक का होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो स्टॉक्स हैं इनमें हमें काम करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें बैंकिंग स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अगर करने हैं तो कौन कौन से बैंक्स हमारे लिए अच्छे रहेंगे। तो बात कर लेते हैं कि हमें बैंकिंग सेक्टर में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, जो बैंकिंग सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा ये एक्साइटिंग डिपार्टमेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर्स होता है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जो बैंक्स हैं बैंक में अब एफडी भी होगी, बैंक में पैसे भी जमा होंगे, बैंक लोन भी देंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी देंगे, इंडिविजुअल्स को भी देंगे। तो यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इनकम है इनका वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए एक बैंकिंग सेक्टर है जो काफ़ी प्रॉफिटेबल माना जाता है और इसमें काफ़ी अच्छी रिटर्न्स भी आपको मिलती हैं, स्पेशली इन इक्विटी। तो इसके अलावा देखिए, इनका जो इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमी के ऊपर ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा था, क्योंकि ये फाइनेंशियल कंडीशन जो हमारे इकोनॉमी की डिसाइड होती है वो बैंक्स के ऊपर ही होती है। तो इसलिए ये इतने अच्छे स्टॉक्स इसमें काफ़ी अच्छे काम करते हैं और ये हमारे जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं। तो बैंक्स भी हमेशा अपने पोर्टफोलियो में होने बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा देखिए, जो इंडियन इकोनॉमी है काफ़ी लंबे टाइम से इतना भी काम कर रही है, तो जो बैंक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा जो सेक्टर है वो इनमें रोल प्ले करता रहा है। क्योंकि इवन सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग जो स्टॉक्स होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में या इंडियन सेक्टर में, वो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो बैंकिंग स्टॉक्स ही होते हैं। तो अब जैसे अगर आपने देखा होगा, जो हमारा एक इंडेक्स है, स्पेशल जो इंडेक्स बनाया गया है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सभी जो बैंक्स हैं वो आते हैं। तो अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर का एक अलग से इंडेक्स बनाया जाए तो यहाँ से पता लगता है कि उस इंडेक्स की या उस सेक्टर की कितनी बड़ी प्रोबेबिलिटी है हमारी स्टॉक मार्केट को ऊपर उठाने की। तो इसलिए जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं इसमें बैंकिंग सेक्टर है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। और इसके अलावा ऑफ कोर्स ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है हमारे पास। इवन जो हमारी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है, देखिए अब हम भी ग्रोइंग स्टेज पर हैं, हमारी जो कंट्री है ग्रोइंग स्टेज पर जा रही है। तो इसलिए हमारे जो बैकग्राउंड है हमारा वो ऑफ कोर्स बैंक है। अगर हमें कोई बैकअप चाहिए, कुछ चाहिए, तो हमारे पास बैंक्स ही हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों में हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से बैंक्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले HDFC बैंक आता है, सबसे बढ़िया सबसे बड़ा बैंक हमारे इंडिया का वो है HDFC बैंक, जिसमें रिटेल बैंकिंग है, होलसेल बैंकिंग है, ट्रेजरी ऑपरेशंस है लाइक गवर्नमेंट सेक्टर के। तो HDFC बैंक हमारा सबसे बड़ा बैंक है। इसके अलावा इनका लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इनकी जो बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं वो हांगकॉन्ग में, UAE, कीनिया, NRI क्लाइंट्स इनके बहुत ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? देखिए, सबसे फास्टेस्ट जो सर्विस है वो HDFC बैंक की है और इनको प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा होते हैं। इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर ये किसी इंडिविजुअल से ले रहे हैं तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं। तो इनसे इनको कमाई होती है, सबसे ज़्यादा बैंक को कमाई सिर्फ लोन देने से होती है। तो ये कम रेट पे आपको FD देते हैं लेकिन ज़्यादा रेट पे आपको लोन देते हैं, जिसकी वजह से इनके पास जो इनकम है वो काफ़ी बढ़ती रहती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका डोमिनेंट ऑफकोर्स मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ इलेक्ट्रिकल कार्ड वॉल्यूम्स का है। जैसे कि आप अगर बात करें, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, तो या फॉरेक्स एक्सचेंज कार्ड हो गया, तो इन चीज़ों के ऊपर ऑलमोस्ट 50% इन्हीं का ही कब्जा है। और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्राइवेट बैंकों से इन्हीं के यही देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट है। तो इसलिए लोग इसमें जो लोन्स है वो काफ़ी इजीली ले लेते हैं। हालांकि इसका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि बैंक सेक्टर से अगर हम बैंक की बात करें तो उसके लिए वो काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 1 लाख करोड़ के अराउंड की ये कंपनी है। डेब्ट टू इक्विटी, देखिए बैंक्स के ऊपर हमेशा डेब्ट रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस खोलनी होती है, जगह जगह पर इनकी पहुंच होनी चाहिए, तो इसलिए इनके ऊपर डेप्ट कुछ ना कुछ रहता है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको अच्छा मिल रहा है, 17% का मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रमोटर होल्डिंग में भी इसमें आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर वो अच्छी हैं तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिविडेंड भी ठीक ठाक दे देती है, प्लेज परसेंटेज बिल्कुल जीरो है, जो सबसे बड़ी बात है। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट इसका 41,000 करोड़ के अराउंड था और इसका जो शेयर अभी
काम कर रहा है वो 1617 रुपये पे काम कर रहा है। बात कर लें प्रो एंड कॉन्स की, तो प्रो में ऑफकोर्स इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी पिछले 5 सालों से बढ़ रही है। कौन देखिए जो बैंकिंग स्टॉक में आपको कॉन्स ज़्यादा मिलेंगे। कॉन्स इसलिए ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि इनके पास लाइबिलिटीज़ बहुत होती हैं। इनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है बेशक काफ़ी होता है, लेकिन लाइबिलिटीज़ भी काफ़ी होती हैं, तो ये चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इवन इनके जो प्रॉफिट ये शो करते हैं उसमें से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी इंक्लूड करते हैं, लाइक इन्होंने कोई चीज़ एसेट को बेच दिया, कुछ बेच दिया, तो उसके प्रॉफिट इनमें इंक्लूड होते हैं। अब देखिए कंटेंजिबल जो इसकी लाइबिलिटीज है वो 1 लाख करोड़ की हैं। कोई इशू नहीं है, बैंकिंग सेक्टर में ये चीज़ें होती रहती हैं और बैंकिंग सेक्टर में ये चीज़ देखने के हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और कंपनी हाँ बिल्कुल इनकी जो इंटरेस्ट कोट है वो थोड़ी कैपिटलाइज हो रही है। जो इनकी इनकम शो की इन्होंने 32,000 करोड़ की अंदर इनकम, अदर इनकम में हम ये कह सकते हैं इन्होंने कुछ चीज़ सेल की हो, अपनी बिल्डिंग सेल की हो या कुछ ऐसी चीज़ें सेल हो जिनकी इनके यूसेज नहीं है, तो इन चीज़ों को भी इंक्लूड करते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट बैंक की वो है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। अगर हम बात करें कंपैरेटिवली बात करें फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिटेल के लिए, एसएमई और कॉर्पोरेट कस्टमर इसके बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क इनका एटीएम का है और इनके अब तो टच पॉइंट्स भी आने लगे हैं। इसके अलावा बात करें तो रिटेल एडवांस अकाउंट 66% और जो टोटल लोन बुक है इनकी, जो अपना एडवांस रिटेल को देते हैं ये 60% देते हैं, कॉर्पोरेट 24%, एसएमई को 4%, रेस्ट जो 66% है वो इंटरनेशनल एडवांस जो एडवांसेस होते हैं उनमें भी दिए जाते हैं इनकी तरफ से। इवन सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली कंपनी है वो आईसीआईसीआई बैंक ही है। अब तक इन्होंने सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, और इनका जो कोऑर्डिनेशन है या पार्टनरशिप है वो अमेजोन के साथ भी है, जिसके थ्रू इन्होंने 14 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अभी तक बेच दिए हैं या किसी को इशू कर दिए हैं। और इसके अलावा इनके काफ़ी इंडस्ट्री वेरिएशन भी होते हैं, जैसे टॉप इंडस्ट्री में इनका फाइनेंस 10% है, बैंक में भी है, क्रूड पेट्रोलियम में भी है, इलेक्ट्रिकल्स में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उनकी खुद की भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो हैं। बात कर लें इनकी फाइनेंशियल कंडीशन की, तो एक लार्ज कैप कंपनी है, डेब्ट टू इक्विटी लगभग 7% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, प्रमोटर होल्डिंग इसमें नहीं है, डिविडेंड यील्ड 0.56 है जो कि ठीक है, प्लेज परसेंटेज बिल्कुल 0 है, अच्छी बात है। प्रॉफिट इसका लास्ट ईयर का 30,000 करोड़ के अराउंड हुआ था और जो शेयर इसका भी चल रहा है 893 के अराउंड चल रहा है। बात करें इनकी प्रो एंड कॉन्स की, तो प्रो में ऑफकोर्स अभी कंपनी ग्रो कर रही है क्योंकि इंडिया का टाइम है और बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा बूम करने वाला है, तो 20% इसकी ऑलमोस्ट प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है। कॉन्स की बात करें ऑफकोर्स इनकी जो पूरा सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में 10% ही गिरी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इनका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो थोड़ी कम हुई है पिछले 3 सालों में, लगभग 13%। टेंजिबल कंटिजेंट जो लाइबिलिटीज इनकी लगभग 4 लाख करोड़ के अराउंड है, और कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट है ऑफकोर्स ये अदर इनकम्स हर एक जितनी भी हैं बैंकिंग है वो अपनी इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट बैंक की, जो कि सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिनकी फाइनेंशियली सब्सिडीज भी हैं और इनकी जो मेन हेडक्वार्टर वो मुंबई में है। ये सबसे बड़ा और सबसे ओल्डेस्ट बैंक है इंडिया की हिस्ट्री में, जो कि एक सरकारी बैंक है, और इसका जो मार्केट शेयर है लगभग 23% डिपॉजिट में है, और 20% के अलावा जो एडवांसेस जो अपने दूसरे देशों में दिए जाते हैं उसके लिए ही माना जाता है। और सबसे बड़ा कंज्यूमर जो कस्टमर बेस है इनके 45 करोड़ कस्टमर्स है, यानी कि आप लगा लिए कि मोटा मोटा हमारा 40 से 45% जो हमारी पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही है। इसके अलावा रिटेल लोन अकाउंट है वो 40% के अराउंड है, कॉर्पोरेट में एसएमई एग्रीकल्चर में भी इनका काफ़ी फोकस रहता है, सरकारी बैंक हमेशा रहते हैं। इसके अलावा होम लोन्स अकाउंट इनका 68% होम लोन्स है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो एक गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक में हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम लगाया जाता है, तो इसलिए लोग जो होम लोन्स है वो यहाँ से लेना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा इनका एक्सप्रेस क्रेडिट बहुत ही फास्ट है, लाइक विद इन सेकेंड्स अगर आपने सारी कंडीशन पूरी की, विद इन सेकेंड्स आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ऑटो लोन्स इन पे मिलता है, पर्सनल गोल्ड मिलता है, अदर काफ़ी चीज़ें हैं जो इनके थ्रू लोग लेना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम है। और इनके जो ऑफ कोर्स इनका एक ग्लोबल फुटप्रिंट है क्योंकि इनके नेटवर्क है 233 ब्रांच और ऑफिसेस इनके 32 कंट्रीज में, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन किसी भी बैंक में है, और वो भी सरकारी बैंक में। तो बात कर लें फाइनेंशियल कंडीशन की, तो एक लार्ज कैप कंपनी है, डेब्ट इक्विटी 15% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी 60% वो भी सरकार के पास है, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दे रही है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। प्लेज परसेंटेज बिल्कुल 0 है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 41,000 करोड़ का था, और इसका जो प्राइस चल रहा है अभी लगभग 600 के अराउंड चल रहा है। बात कर लेते हैं प्रो एंड कॉन्स की, तो प्रो ऑफ कोर्स इन्होंने पिछले एक
पिछले 5 सालों में 160% इनकी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसके मूव दी है इस बैंक ने। और इसकी जो वर्किंग कैपिटल है इन्होंने 169 से रिड्यूस करके 127 डेज तक कर ली है। काफ़ी अच्छी बात है ये भी। कंज्यूमर बात करें, ऑफकोर्स लास्ट 3 ईयर्स में 10% इनका जो रिटर्न जो इक्विटी हुआ है वो हुआ है। लाइबिलिटीज़ हैं इनके पास, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंक्लूड करते हैं, या हर कोई बैंक अपने अदर सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूड करता है। अगर आपने अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, जब आप इनको पता कर रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है फाइनेंशियल, जो हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को कैसे वो चीज़ें देखनी होती हैं। बात कर लेते हैं अगले बैंक की। तो एक प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक, जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। पहले पे हमारा HDFC आता है, फिर ICICI आता है, उसके बाद एक्सिस बैंक आता है। और सबसे ज़्यादा इनके ऊपर स्पेक्ट्रम्स के बीच में इनका काफ़ी बोलबाला रहता है, स्पेक्ट्रम्स में काफ़ी काम करते हैं। इसके अलावा लार्ज बैंक, मिड कैप, SME, एग्रीकल्चर, रिटेल बिजनेस में भी इनका अपना जो कारोबार चल रहा है। और इसके अलावा ऑफकोर्स हमारे इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट है। और इसके अलावा ये हमारा जो इंडिया में फोर्थ लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड है और सेकंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक है। क्वेरी बैंक से आपका ये मतलब है कि इनकी अपनी खुद की बिल्डिंग्स होती हैं, और अगर कोई छोटे मोटे बैंक हैं उनको एक्वायर करने में सबसे ज़्यादा इनकी कैपेसिटी होती है। अब इसके अलावा इनके 10 लाख प्लस टर्मिनल्स हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है। और इनकी लगभग स्टॉक मार्केट में 30% तक का हिस्सा है, तो काफ़ी बड़ा और ज़बरदस्त बैंक है। और इनकी सर्विसेज भी काफ़ी तेज हैं। और इनका जो रिटेल लोन है वो लगभग 60% के अराउंड है लोन बुक में। कॉर्पोरेट SME लोन्स में इनके 43% के अराउंड आते हैं। अगर बात करें हम इसकी एसेट्स की, तो 5% जो शेयर मार्केट शेयर में इनकी एसेट्स हैं, जैसे 5% डिपॉजिट में है, 6% एडवांस है, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सेगमेंट में आते हैं। बात करें इनके फाइनेंशियल कंडीशन की, तो इनकी लगभग बहुत ही बढ़िया इसकी लार्ज कैप कंपनी है। इसके अलावा डेप्ट इक्विटी 9 के बराबर है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है 13% के अराउंड, प्रमोटर होल्डिंग 10% है। डिविडेंड बिल्कुल ही कम मिलता है, इसमें प्लेज परसेंटेज 0 है। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट 18,368 करोड़ का था, और उसका अभी जो प्राइस चल रहा है 919 के अराउंड चल रहा है। प्रो की बात करें तो ऑफकोर्स पिछले 5 सालों में इसने 30% का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो 147 से 78 तक आ गया है, ऑलमोस्ट 40% कम हो गई है। अगर कॉन्स की बात करें, इसकी जो लो रिटर्न इक्विटी है वो 9% है पिछले 3 सालों से। ऑफकोर्स लाइबिलिटीज हमेशा बैंक के ऊपर होती हैं, लो इंटरेस्ट भी होता है इनका। इनकी जो अदर इनकम है 17,000 करोड़ की, वो इन्होंने अदर इनकम इंक्लूड कर रखी है, जो इनका एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग हालांकि इनकी डिक्रीज हुई है पिछले 3 सालों में, 7 साल में 7% डिक्रीज हुई है, हालांकि जो बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है। जो लास्ट बैंक है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक भी एक सरकारी बैंक है, जो कि मैंगलोर में फाउंड किया गया था। इसका जो सबसे बड़ा काम होता है ट्रेजरी ऑपरेशन, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के काम होते हैं। रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन है, होलसेलिंग बैंक ऑपरेशन है, अदर बैंकिंग ऑपरेशन के में जो ये काम करती है। इसने ऑलमोस्ट 100 साल हो चुके हैं जो इस इंडस्ट्री में है। और इसके अलावा काफ़ी बड़ी पोजीशन है इसकी हमारे इंडियन बैंक्स के बीच में। इसके अलावा बात करें तो इनके लगभग 10,500 ब्रांचेस हैं, 13,000 ATMs अक्रॉस इंडिया। और इनके लगभग 5 इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज में है। 45% है इनकी जो ब्रांचेस है वो ऑलमोस्ट साउथर्न जो रीजन है उसमें है। और 60% जो है रूरल और सेमी अर्बन पार्ट्स में है, जो कि ये छोटे से छोटे हिस्से को भी उसमें इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करते हैं। और अभी इनके जो कॉर्पोरेट लोन्स है वो ऑलमोस्ट 43% है लोन बुक के अकाउंटिंग। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में 23%, रिटेल में 17% और MSME में 17% है। तो दोस्तों ये थी। और अगर हम बात करें इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की, तो फाइनेंशियल कंडीशन लार्ज कैप कंपनी है, डेब्ट टू इक्विटी 16.20 है, जो कि काफ़ी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, इसमें 63% है। डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है इसमें, प्लेज परसेंटेज 0 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 10,000 करोड़ के अराउंड है। और करंट जो इसका शेयर है 312 रुपये, तो आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें प्रो एंड कॉन्स की, तो काफ़ी अच्छी इसमें लगभग 35% की, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो काफ़ी बूम कर रहा है, गवर्नमेंट बैंक्स बूम कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी जो प्रॉफिट रेशियो है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। तो 35% इसने CAGR जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 5 सालों में की है। कॉन्स में अगर बात करें तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी हालांकि कम हुई है पिछले 3 साल में 5%, जो कि बड़ी बात नहीं है। लाइबिलिटीज हमेशा रहेंगी, इंटरेस्ट कोस्ट हमेशा कम रहेगा। अर्निंग में ऑफकोर्स कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी एसेट्स होती हैं, अगर ये वो यूजफुल ना हो तो वो उनको बेच देते हैं। और प्रमोटर होल्डिंग हालांकि इसकी लगभग 8% के अराउंड इसमें डिक्रीज हुई है, लेकिन ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, तो आप इस बैंक में भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर के में बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आगे भी आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।